हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू प्रैडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम नितिन तिवारी है। हम डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में अभी हमारी जो जर्नी है वो इम्पल्स तक के आ गई थी। ग्राफिकल मेथड अपन ने देख लिया था। आज अपन देखेंगे जनरल फोर्सेस इन मैकेनिक्स। लास्ट क्लास में आई थिंक अपन ने इसको डिस्कस किया था। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग देवेंद्र, संयोगिता, दिव्यांशी, हसनैन, खुर्शिदा। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैंने प्रैक्टिस करने को कहा था, सबने डीपीपी सॉल्व करी थी? क्यों भैया, डीपीपी सॉल्व करी थी कि नहीं करी थी? एक बार इधर की चैट भी देख लें कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं। लामीज थ्योरम भी आई थिंक लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था, है ना? फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम हमें आज डिस्कस करना है। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ये अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करें। एम आई ऑडिएबल? मेरी वॉइस आ रही है? खुर्शिदा, खुर्शिदा, दिव्यांशी, एम आई ऑडिएबल? अरे मुंडी हिला दो, आवाज आ रही है? ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में हमें एक चीज जाननी जो आपको पहले से पता है कि कोई भी बॉडी अगर किसी सरफेस पे रेस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन प्लेन सरफेस, इस पे कोई बॉडी जिसका मास m है वो रेस्ट कर रही है, तो ये क्या करेगी, जितने अमाउंट का इसका वेट है, फॉर एग्जांपल वेट कितना होता है हमारा m इंटू जी होता है, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है, फॉर एग्जांपल इसका 5 kg मास, इसका 5 kg अगर मास है तो 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बच्चों 10, मींस 50 न्यूटन का फोर्स ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिस भी सरफेस पे रखी है वहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स ये प्रोड्यूस करेगी। और जितना फोर्स ये प्रोड्यूस करेगी उसी अमाउंट का रिएक्शन फोर्स ये सरफेस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसे प्रोड्यूस करके देगी। और इसीलिए हम चीजों अपना वेट फील करते हैं, है ना। हम अर्थ पे जैसे खड़े हुए हैं, अगर मैं 70 kg का हूं तो 70 इंटू 10 700 न्यूटन का फोर्स मैं नीचे की तरफ लगा रहा होता हूं, अर्थ बैलेंस पे मुझ पे उतना रिएक्शन फोर्स दे रही होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। वेट, the weight of an object is equal to the gravitational force with which the earth pull it downwards, okay, and weight an object w mg where m is the mass of the object and g is the acceleration due to gravity। ये नोट करने वाली चीज नहीं है, ध्यान देने वाली चीज है नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है कि अगर कोई बॉडी, दोबारा से बता रहा हूं, m मास की इस तरीके से रखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं बना दें, अगर जितने अमाउंट का फोर्स ये बॉडी सरफेस पे डालेगी, सरफेस उतने ही अमाउंट का रिएक्शन फोर्स उसे प्रोड्यूस करके देंगी। हम इसे रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स दोनों नाम से जानते हैं, कई बार आप लोगों ने ये वाली बात इसकी सुनी होगी। क्लियर, ध्यान रहेगी ये चीज, इसको नोट करना हो तो लिख भी लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स between two surface in contact which is always perpendicular to the surface in the contact। अब जरूरी नहीं कि बॉडी इसी तरीके से रखी हो, बॉडी कुछ इस तरीके से भी रखी मिल सकती है हमें इंक्लाइंड सरफेस पे। सर अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है m मास की बॉडी, देन इसके साथ क्या होगा, m मास की बॉडी अगर इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है बच्चा, तो ये यहां पे भी सेम कंडीशन बनेगी, ये जितने अमाउंट का फोर्स इस पे अप्लाई करेगा उतने ही अमाउंट का रिएक्शन फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको प्रोड्यूस करके देगी। क्लियर से योगिता, खुर्शिदा, दिव्यांशी, देवेंद्र, हसनैन, इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कई बार हमने देखा होता है कि एक बॉडी से चिपक कर बेचारी दूसरी बॉडी खड़ी हुई है, फोर्स एक बॉडी पे लगता है बट मूवमेंट दूसरी बॉडी का भी होता है। ये मास m1 एक बॉडी है, ये मास m2 की एक बॉडी है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपन ने क्या लगाया, फॉर एग्जांपल एक फोर्स F मैंने इस पे लगाया, और ये फोर्स F लगाने की वजह से इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब जितना भी अमाउंट का फोर्स m1 पे लगता है तो m1 सिर्फ वो फोर्स अपने ऊपर ही नहीं ले लेता, वो सम अमाउंट ऑफ फोर्स m2 पे भी रिलीज करता है, इसीलिए वो चिपक के एक दूसरे से, ऐसे आपने देखा होगा टेबल से लगा हुआ कोई सामान है, आप सरकाओ दोनों साथ में से रखते हैं, तो एक्चुअल में कंडीशन क्या बनती है, एक्चुअल में कंडीशन कुछ इस टाइप से बनती है, ये वाला फिगर मिटा देता हूं। जितने अमाउंट का फोर्स m1 m2 पे लगाता है, m2 भी m1 पे उतने ही अमाउंट का रिवर्स फोर्स प्रोड्यूस करके देता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो F की वैल्यू है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय गलती होती है, ध्यान दीजिए इधर, जरूरी नहीं है कि जो ये F की वैल्यू है और ये R की वैल्यू इक्वल होंगी, नहीं भैया नहीं, जितने अमाउंट का फोर्स हम इस पे लगाएंगे पूरा का पूरा ये ट्रांसफर नहीं करता। आप और आपकी सहेली बगल में खड़े हुए हो, मैं आपको धक्का दूंगा, जरूरी नहीं अगर 50 न्यूटन आप पे लगा है तो वो भी उसी इंटेंसिटी के साथ उस पे धक्का लगे, है ना। थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है, कम होता जाता है, हर आदमी का फ्रिक्शन लग रहा है ना, बॉडी रखी हुई है नीचे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। लोगों को लगता है ये F लगाया पूरा F उसने ट्रांसमिट कर दिया, ऐसी कोई सिचुएशन फिजिक्स में नहीं बनती, ध्यान रहेगा। सारी कंडीशन इंक्लाइंड है, सिंगल बॉडी है, डबल बॉडी है, सारी कंडीशन ध्यान रहेगी। ध्यान सिर्फ इतना देना है, इफ टू फोर्सेस आर इन ए कॉन्टेक्ट,
हम अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी सेम अमाउंट का फोर्स उस बॉडी पे लगाएगी। इतना आपको बस ध्यान रखना है। अब चाहे एक बॉडी एक सरफेस हो, चाहे दो बॉडीज आपस में रखी हुई हो, कोई भी कंडीशन होगी हम उसे कर पाएंगे। क्लियर? कर पाएंगे देवेंद्र? ध्यान रहेगी ये बात? ओके। अब एक वर्ड है टेंशन, जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम की, है ना। टेंशन कब बोलेंगे भैया? When a body is connected through a string or a rope, अगर कोई बॉडी स्ट्रिंग या रोप से कनेक्टेड है तो अगर उस पे कोई फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। और टेंशन सिर्फ तब बोलेंगे अगर बॉडी स्ट्रिंग या रोप से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग या फिर रोप से कनेक्टेड है। A force may act on a body by a string or rope due to the tendency of extension. This force is called tension. इस फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन का फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए ये। नोटेड? अब इस टेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आती हैं, उनको हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और टाइड एंड। टाइड एंड से दूर की तरफ, स्ट्रिंग के टाइड एंड से दूर की तरफ एप्लीकेबल होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। फोर्स ऑफ टेंशन act on a body in direction away from the point of contact or tied end of the string। जहां से बॉडी कनेक्टेड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहेगा, ये थंब रूल है, ये आपको ध्यान रखना। If a string is inextensible, ठीक है ना, अगर स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल है, मतलब स्ट्रेच नहीं हो रही है। The magnitude of acceleration of any number of masses connected through a string is always same। ये कंडीशन हम न्यूमेरिकल में यूज करें। थर्ड वन, इफ ए स्ट्रिंग इज मासलेस, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, लेट द बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू ए मासलेस स्ट्रिंग, वहां पे ध्यान दीजिएगा। इफ ए स्ट्रिंग इज मासलेस द टेंशन इन इट इज सेम एवरीवेयर। तो हर पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू है, दिव्यांशी हमेशा कान खोल के ध्यान रखना है, अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट में टेंशन की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी, इज सेम एवरीवेयर। हाउएवर if a string has a mass, tension at different point will be different। तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? डिफरेंट। कब होगी? जब हमारे पास कुछ मास वाली स्ट्रिंग से सामान लटका हो। अगर मासलेस है, सब क्वेश्चन में सेम सेम बोल दिया है कि भाई मासलेस स्ट्रिंग प्रोड्यूस की गई है, तो आपको ध्यान रखना है भैया यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली। इसको तो नोट करिए, ये क्वेश्चन में सॉल्व करने में काम आएगा। नोट कर लो इसको जल्दी से। अब जब भी पुली से कोई चीज लटकी रहेंगी तो आपको दो चीजें सुनने को मिलेंगी। उसमें एक आपको सुनने मिलेगा कि स्ट्रिंग और पुली के बीच में नो फ्रिक्शन है, ऐसा लिखा मिलता है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन, या फिर स्मूथ सरफेस, ऐसा वो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपको ये पता चले कि भाई स्ट्रिंग में और पुली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन की कंडीशन है, नो फ्रिक्शन कंडीशन है, अगर नो फ्रिक्शन की कंडीशन है, ऐसे केस में टेंशन की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम।
क्लियर? इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, टेंशन विल बी सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द पुली। दोनों साइड पुली के जो टेंशन की वैल्यू कैसी होगी बेटा? सेम होगी। बट अगर फ्रिक्शन होगा, अगर फ्रिक्शन होगा, इफ फ्रिक्शन, देन टेंशन इज डिफरेंट at the two ends of pulley। ये आगे कहीं लिखा भी होगा, मैं क्यों लिख रहा हूं, ये लिखा भी हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये ज्यादा सही लिखा हुआ है। If there is a friction between string and pulley, tension is different on the two side of pulley, but if there is no friction between the pulley and string, tension will be same on the both side of the pulley। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि दोनों एंड पे टेंशन की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। और अगर स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस इस टाइप की चीजें दी हुई, इसका मतलब पुली के दोनों एंड पे टेंशन की वैल्यू क्या होने वाली है? सेम होने वाली। नोट कर लीजिए। और अगर कहीं ऐसी कंडीशन मिलती है जिसमें द फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द स्ट्रिंग, टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जल्दी लिख लो, जल्दी। नोटेड? देवेंद्र, खुर्शिदा, संयोगिता, नोटेड? दिव्यांशी, लिख लिया? ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की। किसकी? स्प्रिंग फोर्स की। आप सबको पता है बच्चों कि जब भी किसी स्प्रिंग पे अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, जब भी किसी, मान लो एक एंड आप अपना ऐसे चटर पुटर वाला अगर पेन हो तो उसमें से भी निकाल सकते हो स्प्रिंग, ठीक है। अब उसके अगर एक एंड को मैं क्या कर लूं? फिक्स कर लूं, मतलब पकड़ लूं, और इस तरफ इस डायरेक्शन में मैं स्प्रिंग पे फोर्स लगाऊं, तो फिर जो स्प्रिंग होती है उसकी क्या टेंडेंसी होती है? वो रीस्टोर करना चाहती है, अपना शेप एंड साइज रीगेन करना चाहती है। तो स्प्रिंग में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक फिक्स्ड एंड है जहां से एक स्ट्रिंग इस तरह से लगी हुई है। अब अगर इस पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, तो जितना मैं फोर्स इस पे अप्लाई करूंगा, स्ट्रिंग अपने साइज को बैलेंस करने के लिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। फोर्स अप्लाई करती है, इसीलिए जब अगर इस एंड को अपन क्या कर दें? फ्री कर दें, मतलब मैंने ऐसे स्प्रिंग को खींचा और मैं छोड़ दूं, तो वो जितनी तेजी से मैं इसको खींच के रखूंगा, उतनी ही तेजी से वो क्या करती? वापस जाती, अपना शेप एंड साइज रीगेन करने की कोशिश करती। हमें एक चीज पता है कि जैसे जैसे ये वाला फोर्स होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना ज्यादा लंबा आप स्प्रिंग को खींचोगे, जितना ज्यादा लंबा आप स्प्रिंग को खींचोगे, उतना ही उसका रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही फास्ट होती जाएगी, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो पूरा खींच के सीधा कर देते हैं। वहां मत चले जाना, उतनी दूर मत चले जाना, रप्चर मत कर देना मटेरियल में। बोले आप क्या बता रहे हो कि वापस आएगा? हम तो खींच के सीधा कर देते हैं, तार बना देते हैं उसको, ठीक है। ही मैन नहीं बनना, एक जनरल बात हो रही है कि जितनी स्प्रिंग की ताकत है, बेचारी छोटू सी स्प्रिंग है, 1000 न्यूटन लगा दोगे टूट ही जाएगा। नॉर्मल हम इस पे जितना फोर्स लगाते हैं, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स, ठीक है। अब जब भी हम फोर्स, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट के आता है, एक कांस्टेंट के आता है, लेंथ के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स होता है, तो यहां पे अपन क्या लगा देते हैं? माइनस के एल या एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिख देते हैं, वेयर एक्स इज द लेंथ। माइनस के एक्स, लेंथ आपकी एल भी हो सकती है, लेंथ को कई जगह एक्स से भी डिनोट किया जाता है, तो जो भी है, ठीक है। के क्या है हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट,
स्प्रिंग कांस्टेंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नोट कर लो जल्दी से। इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लेना, द रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड इन ए स्प्रिंग व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, द रेजिस्टिव फोर्स, ये the resistive force developed in a spring when the length is changed is called spring force. F equals to minus kx, where x is the change in length of the string and k is the spring constant. Noted? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? तो अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि बॉडी स्टेट इन रेस्ट है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि कभी भी ये मत सोचना कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर रही, मतलब कि अगर वो यूनिफॉर्म रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी, अपना स्टेट कभी भी चेंज नहीं करती। तो अगर कोई बॉडी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे है, मतलब उस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम अगर हम डिनोट करते हैं तो उसे उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। जैसे कि हमें पता है कि यहां पे अगर कोई बॉडी एम मास की रेस्ट कर रही है, एम मास की बॉडी रेस्ट कर रही है, तो इस बॉडी का वेट डब्ल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगेगा और उस पर एक रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं इस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट से डिनोट कर दूं, यहां पे लिख दूं W और यहां पे लिख दूं N, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम FBD के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, जिसे हम FBD के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। अब कुछ जगह बुक्स में आपको ऐसे फिगर में ही ये N और W बना लिखा दिखेगा और उसे फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। प्योर तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो करेक्ट चीज है, करेक्ट तो यही है, बट इसको भी हम करेक्ट बोल देते हैं अगर वो लगने वाले फोर्सेस को उसी बॉडी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल सोल थिंग अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम। अब जरूरी नहीं बॉडी ऐसे ही रखी हो सकता है कि हमारे पास एक ग्रूव हो, वी ग्रूव, जिसपे क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। वी ग्रूव जिसपे क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। कहां गया वी ग्रूव? ये देखो, लेट अस अज्यूम दिस इज एन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये वी ग्रूव पे इस तरह से रखा हुआ है। ये वी ग्रूव मैंने बनाया हुआ है। देखो सामने से देखने पे आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक सर्कल, बट ये रखा क्या हुआ है? एक सिलेंडर। ये देखो, ये रखा क्या? एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। आपको सामने से देखने पे क्या दिखता है? ये गोला। ठीक है, तो अब इसकी सरफेस पे अगर ये ऐसा रखा हुआ है, हमसे कोई बोलेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ, हम क्या बोलेंगे? भाई एक चीज थंब रूल ध्यान रखना है, बॉडी का वेट W हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा बॉडी अदर सरफेसेस के साथ जिन जिन पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, दोबारा सुनना, बॉडी जिन जिन सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी की तरफ रेज को अपन को क्या कर देना है? प्लॉट कर देना है। और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी?
उस पॉइंट पे से बॉडी की तरफ लगने वाले फोर्सेस को। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए। इस बी पॉइंट से 90 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ बी। तो अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो हम यहां पे W, यहां पर एफ ए और यहां पर एफ बी ऐसा भी बना सकते हैं। दिस आपको थंब रूल क्या ध्यान रखना है, जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री वर्टिकल बनाता हुआ बॉडी की तरफ लेके चले जाओ। वो क्या शो करेगा, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो पॉइंट ए है वो उस पर उतना ही फोर्स लगाता है। ध्यान रहेगी ये चीज, ये लिख भी लो, कहीं पे लिखा होगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम लिखा हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम FBD कंसिस्ट ऑफ ए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल बॉडी और ए सबसिस्टम ऑफ बॉडीज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, showing all the forces acting on it, 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 showing all the forces acting on it। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है कि यहां पे एक बॉडी ए रखी हुई है, यहां पे एक बॉडी बी रखी हुई है, यहां पर नीचे की तरफ एक बॉडी सी रखी हुई है, और ये बॉडी एक प्लेन पे स्टैंड कर रही है। मतलब 3 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, ठीक है। अब कोई अगर मेरे से बोले कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाइए, तो हमें पता है ये जो ए बॉडी है, इस बॉडी का वेट W ए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अरे लगेगा। ये बी की सरफेस पे ये अगर W ए लगाएगा तो बी की सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स देगी। क्यों संयोगिता देगी कि नहीं देगी खुर्शीदा भाई? ये बी पे जितना फोर्स लगाएगा, हमने क्या सीखा हुआ है, कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे स्टैंड कर रही है, कोई बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है या टच में है, तो एक बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स उतना ही वो प्रोड्यूस करके देगा। तो ये W अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस पे एक फोर्स N1 रिएक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा। तो मतलब अगर मैं बॉडी ए को बनाऊं तो इसका FBD क्या बनेगा, ये N1 ऊपर की तरफ और ये WA नीचे की तरफ। क्लियर है बात? बॉडी ए का हमने काम तमाम कर दिया। अब बात करते हैं बॉडी बी की। बॉडी बी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है? एक तो बॉडी बी N1 लगा रही है ऊपर की तरफ, चेक कर लो भैया। बॉडी बी N1 लगा रही है ऊपर की तरफ, किस पे, ए पे। दूसरा, इसका वेट WA और इसका वेट WB। मान लो अगर ये 1 kg की थी, ये भी 1 kg का था, तो अब 2 kg का वेट ये दोनों मिलकर किसके फेस पे लगा रहे हैं, सी पे लगा रहे हैं। मतलब एक WAB ये नीचे की तरफ लगाएगा, और जो WAB ये नीचे की तरफ अप्लाई करेगा तो C क्या करेगा भाई, जो फोर्स उस पर लग रहा है वो उसका रिएक्शन फोर्स देगा। मतलब इस B पर ये एक N2 रिएक्शन और देगा। तो अब अगर मैं B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक तो उस पर लग रहा है N1, दूसरा उस पर लग रहा है N2, और वो लगा रहा है नीचे की तरफ WAB। बुक्स में जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं वो लोग, तो यहां पे सिर्फ वो WB लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वो अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, और ये बड़े बड़े राइटर्स की बात मैं बता रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर मेरे कंधे पे मैं किसी को बैठा लूं, देवेंद्र को, मेरा अभी 70 kg वजन है, अगर 60 किलो का मैंने बच्चा भी बैठा लिया तो अब मेरा 70 kg वेट थोड़ी रह गया भाई, अब तो देवेंद्र भी मेरे कंधे पे बैठा हुआ है ना। तो हम मिला करके फोर्स नीचे लगाएंगे तो जो रिएक्शन फोर्स बनेगा वो मिला के ऊपर के लिए बनेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, मैंने इसीलिए WAB लिख दिया हुआ है। आपको बुक्स में सिर्फ WB लिखा दिखेगा, जो कि मेरे हिसाब से तो करेक्ट नहीं, बाकी बुक वाले सब सही ही लिखते हैं, तो कोई क्रिटिसिज्म उनके लिए नहीं है मेरी तरफ से। अब बात कर लेते हैं सी पे। सी का काम क्या है, सी एक N2 ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। एक सी कितना वेट लगाएगा, सी नीचे की तरफ वेट लगाएगा WABC। भाई ए भी एड ऑन रहेगा, बी भी एड ऑन रहेगा और सी भी एड ऑन रहेगा। तो ये मैंने बना लिया सी को, इस पे एक रिएक्शन फोर्स N2 कौन सा वाला,
जो ये लगा रहा था बी पे, वो तो पहले से ही था। बॉडी का वेट WABC ये नीचे की तरफ लगाएगा, और ये WABC जो सरफेस पे लग रहा है वो भी तो एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो एक रिएक्शन फोर्स और बनेगा N3। इतने सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, ऐसे ही प्रोग्राम में आपको दी रहती हैं बॉडीज, और हमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके कैलकुलेशन करके, वो कुछ भी पूछ सकता है, रिएक्शन फोर्स ऑन ए, रिएक्शन फोर्स ऑन बी, रिएक्शन फोर्स ऑफ सी, कुछ भी पूछ लेगा, वेट पूछ लेगा, अलग अलग चीजें वो इसमें पूछा करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। क्लियर, बना लीजिए इसको। नोटेड, नोट कर लिया सबने, ध्यान रहेगी ये बात। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। जब हम लिफ्ट में बैठते हैं तो तीन कंडीशन होती हैं, एक हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, एक हम अपने आप को भारी महसूस करते हैं, और एक जो भगवान न करे किसी के साथ हो फ्री फॉल, रोप वगैरह टूट जाए तो कैसी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो सारी कंडीशन हम देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी देखेंगे, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग भी देखेंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। उसमें सबसे पहली कंडीशन है व्हेन ए लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। जब बॉडी, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी है, आदमी का वेट नीचे की तरफ mg, लिफ्ट ऊपर की तरफ दे रही है रिएक्शन फोर्स, भाई हम खड़े हैं उस पे, हमारा वेट W नीचे की तरफ, सरफेस हमें देगी रिएक्शन ऊपर की तरफ, और लिफ्ट किधर जा रही है, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन a से। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अलग अलग जगहों पे देखोगे सब लोग का अलग अलग तरीका होता है बताने का। मेरा एक बेसिक थंब रूल ये है कि थ्रू आउट द फिजिक्स हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का साथ नहीं छोड़ना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में ये चीज आपको बताएं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव कर लो, नहीं। परेशानी थोड़ी सी होगी शुरू में इक्वेशन बनाने में, एक बार सीख जाओगे तो आपको चीजें क्लियर रहेगी। हाँ, प्रॉब्लम उसमें अब ये है कि अगर ये वाला मेथड सीख जाओगे तो 99.99% अगर शीट्स में अगर कहीं और पे आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो सॉल्यूशन शायद आपको समझ में नहीं आए कि हमें तो प्लस सिखाया गया है, यहाँ पे माइनस क्यों हो रहा है। बट अगर जो अब मैं चीज इसीलिए पहले बता दे रहा हूं, अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको थ्रू आउट फॉलो करोगे तो कभी भी आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान हमें यह देना है कि हमें हर जगह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना है। इट मींस कि ऊपर जाने वाली हर चीज को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाने वाली हर चीज को नेगेटिव लेंगे, इस तरफ जाने वाली हर चीज को हम पॉजिटिव लेंगे और इस तरफ जाने वाली हर चीज को हम नेगेटिव लेंगे। ये हमारा थंब रूल है। हमें चाहे मैकेनिक्स पढ़ा लो, हमें रे ऑप्टिक्स पढ़ा लो, हमें कुछ भी पढ़ाओगे, हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर बॉडी का वेट W mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है,
हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता है दैट F इक्वल्स टू ma होता है। सिंपल सा रूल सिखा रहा हूं, F इक्वल्स टू ma। F मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस। यहां m क्या है? m है मास ऑफ ए बॉडी, m हियर मास ऑफ ए बॉडी, a क्या है? एक्सेलरेशन है। अब हम देखते हैं इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से। एक ये रिएक्शन फोर्स जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो R क्या होगा? पॉजिटिव। बॉडी का वेट W नीचे की तरफ लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हो गया mg। ये तो हो गए बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस। और ये फोर्सेस किसके इक्वल होते हैं? इनको मैंने इसीलिए इनके साइन के साथ लिखा है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाए सॉल्व करने। ये फोर्सेस किसके इक्वल होते हैं? ma, मास इनटू एक्सेलरेशन के। बॉडी का मास कितना है? m, हमारा मास m ही होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव है। ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको R इक्वल्स टू ma प्लस mg या m इंटू a प्लस g, ऐसे करके आप रिएक्शन फोर्स ये कैलकुलेट कर सकते हो। जो इन्होंने पूछा है, द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन मैन इज, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन मैन इज। ठीक है, और यही रीजन है, आप यहां पे देख रहे होगे पहले बॉडी कितना फील कर रही थी? ma। ध्यान दीजिएगा, जब रेस्ट कंडीशन में थे, ma लिख रहा हूं, जब रेस्ट कंडीशन में थे बॉडी सिर्फ क्या फील कर रही थी? mg, मास इनटू ग्रेविटी, नीचे की तरफ लग रहा था, है ना। अब जब लिफ्ट ऊपर जाने लगी तो कितना फील कर रहा है? mg तो था ही, ma उसमें और ऐड हो गया। एंड दिस इज द रीजन कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है हम अपने आप को भारी महसूस करते हैं, क्योंकि एक चीज कुछ और भी हमारे साथ ऐड हो रही होती है ना। तो यहां पे की पॉइंट लिख भी लीजिएगा, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, the apparent weight of a man inside it, the apparent weight, the apparent weight of a man in lift increases, apparent weight of a man in lift increases। कैसा फील होगा? हमें भारी फील होगा। जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी जल्दी आज हाथ पैर चलाना है, मंडे है, पानी वानी लेके बैठे ना सब लोग। ठीक है, अब बात करें, ऊपर जाने वाली बात हो गई। अब हम लिफ्ट से ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आएगी, बॉडी का वेट W तो नीचे की तरफ ही लगेगा, रिएक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ही लगेगा, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगेन हमें पता है कि F इक्वल्स टू ma होता है। लगने वाले फोर्स R क्या है? पॉजिटिव। mg क्या है? नेगेटिव। यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पे ये माइनस ऑफ ma होगा। तो यहां से R इक्वल्स टू माइनस ऑफ ma प्लस mg, इसको हम लिख सकते हैं mg माइनस ma, इसको लिख सकते हैं मास g माइनस a। तो अब आपको यहां देख के समझ में आ रहा होगा कि जब भाई नॉर्मल हम क्या फील कर रहे थे? mg, नॉर्मल हम क्या फील कर रहे थे? mg। जब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो हम mg माइनस a फील करने लगे, मतलब ma उसमें से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इट मींस कि हम अपने आप को कैसा फील करते हैं? हल्का सा फील करते हैं कि भाई हम हल्के, है ना। ध्यान नहीं, नोट कर लीजिए।
when a lift accelerate downward, 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 the apparent weight, the apparent weight of a man in a lift is decreased अब इसी में एक कंडीशन और बनती है, अब इसी में एक कंडीशन और बनती है कि अगर शुरू में लिफ्ट एक्सेलरेट करे और कुछ देर के बाद आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाए जिसमें लिफ्ट में एक्सेलरेशन 0 हो जाए, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाए, एक्सेलरेशन ए क्या हो जाए, 0, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, मूव कर रही हो। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए बेटा, कौन सी कंडीशन, मैं ये नोट कर लिया ना सबने, इसको मिटा लूं, ये नोटेड है बच्चा, ये वाली कंडीशन कब, जब वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है। अगर यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है। इस कंडीशन में F इक्वल्स टू ma हम क्या करेंगे भाई, F क्या है, R पॉजिटिव mg निगेटिव, एक्सेलरेशन 0 है तो ये m इंटू 0 होगा, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, अपैरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल हो जाता है। अपैरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल रहता है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी। जब लिफ्ट में फ्री फॉल होगा बेटा तो वहां पे ये लिख लिया होगा सबने, मिटा दूं, जब लिफ्ट में फ्री फॉल होगा तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल वाली कंडीशन में, फ्री फॉल वाली कंडीशन में व्हेन अ लिफ्ट फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इफ द सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स, देन उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बन जाएगा। और अगर ये ए और जी आपस में इक्वल हो गए तो आर इक्वल्स टू हमें क्या पता है, एम इंटू ये क्या हो जाएगा, जी माइनस जी हो जाएगा, जो जी माइनस ए है, जो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो रिएक्शन फोर्स कैसा मिलेगा हमें? 0। और हम अपना वेट फील ही नहीं कर पाएंगे, और जब गिरेंगे तभी पता चलेगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी जब तक, है ना? नोट कर लीजिए इसको भी। मैं साइड हो जा रहा हूं। देवेंद्र क्लियर हो पा रहा है ना बेटा? खुर्शिदा, संयोगिता, हसनैन, नोट कर लिया? Then after we are going to understand some numerical problems. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है, ए स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू ए सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। ए बॉय हैंग दिस बैग ऑन द स्प्रिंग and the spring reads 49 Newton. When the elevator is stationary, if the elevator moves downward with an acceleration of 5 meters per second square, what will be reading of spring balance? जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है सीलिंग से लिफ्ट के। एक बॉय अपना बैग उस पर लटका देता है, और जब लटकाता है तो वो रीडिंग देता है कि भाई ये बैग तुम्हारा कितना शो कर रहा है? 49 न्यूटन शो कर रहा है। अब वो एलिवेटर तब स्टेशनरी था, अब वो एलिवेटर डाउनवर्ड जाने लगता है। इफ एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग देगा? अब उसका जो वेट है वो कितना शो हो रहा होगा? भाई बॉडी का वेट W m/g होता है। अगर 49 क्या है उसका वेट, इनिशियली जब वो स्टार्टिंग एज में था, मतलब जब वो मूव नहीं कर रहा था एलिवेटर, m/g, g कितना होता है? 9.8 रख लो या 10 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है? तो ये m की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 4.9 kg। दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? ये 9.8 रख दो तो एग्जैक्ट 5 ही मिल जाएगा। इसको अपन 5 kg लिख दे रहे हैं। अब क्या बोल रहा है? एलिवेटर बोल रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। पहला क्वेश्चन है इसलिए फिगर बना के आपको समझा देता हूं। ये बॉडी का रिएक्शन ऊपर, बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ हो रहा है। रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव, बॉडी का वेट mg निगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है ma, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? निगेटिव होगा। यहां से रिएक्शन फोर्स बनेगा हमारा माइनस ऑफ ma प्लस mg। इसको हम लिख सकते हैं mg माइनस ma, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू g माइनस a। रिएक्शन फोर्स, बॉडी का मास है 5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 रख लेते हैं। ये वाला एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 10, 5, 25 न्यूटन। क्या आप लोग भी कैलकुलेट कर पाए? क्या आप लोग भी कैलकुलेट कर पाए? 25 अगर 9.8 रख के करोगे तो 24 के करीब आ जाएगा। कर पाए? हम कहां कर पाए अभी सर, अभी तो सिर्फ आप ही किए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी जब अपन आगे न्यूमेरिकल ढेर सारे सॉल्व करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये नोट कर लिया सबने? दिव्यांशी, देवेंद्र, संयोगिता, खुर्शिदा, हसनैन, नोटेड? ओके, तो अगर ये नोट कर लिया है तो देन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमें ध्यान ये रखना है, अगर कोई बॉडी, जो अभी मैंने आपको बताया था, एक दूसरी बॉडी के साथ इस तरीके से अटैच्ड है, m2, बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है बॉडी का। ऐसी कंडीशन, हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। तो अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो इनका मास आपस में क्या हो जाएगा, एड ऑन, m1 प्लस m2 इंटू a। ये हो जाएगी उनकी वैल्यूज। ध्यान दे लो भैया, अगर एक बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी हो रहा है, बट बॉडी पे नॉर्मल फोर्स एक लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये जिस तरह का आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब इस कंडीशन में यहां मैं फोर्स लिख दूं या रिएक्शन लिख दूं, कुछ भी, ये फोर्स लिख दिया मैंने। इस तरह में आपको पता है, अब जब मैंने एक बार बोल दिया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना है, और हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान देना है, सबके साइन का ध्यान देना है सिर्फ, कि जो पॉजिटिव तरफ जा रहा है पॉजिटिव, जो नेगेटिव तरफ जा रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बस इतना ध्यान देना। इस पे फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन पे F, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है -n, इक्वल्स टू ma होता है, मास बॉडी का है m1 और एक्सेलरेशन हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए ये यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे हम, फर्स्ट बॉडी की। सेकेंड बॉडी की बात करते हैं। सेकेंड बॉडी पे क्या लग रहा है, सेकेंड बॉडी पर m2 पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा नॉर्मल फोर्स लगेगा, कौन सा वाला, जो m1 लगा रहा है m2 पे, तो n का डायरेक्शन इसके लिए क्या होगा, ये वाला। भाई ध्यान देना, मैं अलग करके भी बना देता हूं, ये है m1, ये है m2। जब आज लेक्चर स्टार्ट किया था तभी तुम्हें बता दिया था कि ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, जो बोल लो, इक्वल अमाउंट का लगाएंगे, सिर्फ डायरेक्शन दोनों के क्या होंगे, चेंज होंगे। तो जब हम m1 की बात करते हैं तो m1 m2 है, तो m2 इस डायरेक्शन पे लगाता है m1 पर। अब m1 m2 पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये n हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो n इक्वल्स टू m2a हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी। समझ में तो आ रहा है ना खुर्शिदा, समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बच्चा, दिव्यांशी बना पाएंगे ना क्वेश्चन? ओके।
नोट कर लिया। अब आ जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वांट्स टू से two blocks of mass 4 kg and 2 kg are placed side by a smooth horizontal surface। साफ साफ स्मूथ जैसे ही लिखा है समझ जाना, फ्रिक्शन के बारे में ध्यान नहीं देना है। स्मूथ horizontal surface as shown in figure, a horizontal force of 20 Newton is applied on 4 kg block। Find the acceleration of each block, the normal reaction between the two blocks। चलो मैं इसका FBD बनाने की कोशिश करता हूं। ये 4 kg है, थोड़ा दूर करके 2 kg बना देता हूं क्योंकि मुझे FBD बनाना है। ये N रिएक्शन इस डायरेक्शन में देगा, ये N रिएक्शन इस डायरेक्शन में देगा। 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा। करना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma। फोर्स कितना है हमारा 20 न्यूटन, मास हमें दोनों बॉडी का दिया हुआ है 4 + 2, एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेंगे 20 अपॉन 4 + 2 6 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। 2 3 6 1 0, मतलब एक्सेलरेशन आ गया हमारा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बॉडी ए की। बॉडी ए पे लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करते हैं। 4 kg है, एक 20 न्यूटन इस तरफ से लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 10/3, और क्या है, एक नॉर्मल फोर्स है जो कि इस पे एन पे लग रहा है इस डायरेक्शन। ये नॉर्मल फोर्स बगल वाला लगा रहा है इस पे। ठीक है, हम अभी और ध्यान देना, कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम सिर्फ यही वाला एन क्यों ले रहे हैं, ये वाला एन क्यों नहीं ले रहे हैं। दोनों एन ले लोग एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। पहली चीज मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। दूसरा, हम अभी 4 kg पे लगने वाले फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं। ओ भैया सुनो इधर, हम 4 kg पे लगने वाली फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं। क्या ये वाला एन जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये 4 kg पे लग रहा है? नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो 4 kg लगा रहा है 2 kg पे। तो जब उधर जाएंगे तो उसकी स्टडी करेंगे। तो ये वाला ऐसा चिन्नु मुन्नु डाउट माइंड में मत ले आना। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। तो ये हो जाएगा 20 पॉजिटिव माइनस एन नेगेटिव और m इंटू ए 4 इंटू 10/3। तो हो जाएगा 20 माइनस एन, ये 40/3। तो यहां से हो जाएगा हमारा -n इक्वल्स टू 40/3 माइनस 20। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 40, 3 2 6 मतलब 60, 40 60 माइनस 20/3। तो ये n से n कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी 20/3 न्यूटन। ठीक है, चेक कर लेंगे भाई क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों तरफ बराबर है। तो ये जो 2 kg वाला है उस पर भी चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में 10/3, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए 2 इंटू 10/3। तो ये हमारा हो जाएगा 20/3, बट ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगा तो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी। और यहाँ का ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है बेटा, कि इस वाले n का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 20/3 ही मैग्नीट्यूड है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो कर रहा है कि ये जो ये वाला n है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि है दोनों n बराबर, एक 20/3 एक -20/3 क्यों है, डायरेक्शन अपोजिट, एक को ऐसा बना रखा एक को ऐसा बना, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। भाई एक 20 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक 20 न्यूटन से इधर खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ना 20 और -20 जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा, तभी तो चिपके रहेंगे एक दूसरे पे। अगर ये दोनों n की वैल्यू इक्वल नहीं हुई, इसमें से कोई एक ज्यादा और एक कम हो जाएगा तो दूसरी बॉडी को धक्का मार देगा ना। जब तक एक दूसरे पे बैलेंस लगाए हुए तभी तक नेट रिजल्टेंट कैसा है ये।
ध्यान देना है इस चीज को। एक न्यूमेरिकल आप लोग करके दिखाओ। दिस इज द क्वेश्चन। 3 blocks of mass 3 kg, 2 kg, 1 kg are placed side by side on a smooth surface as shown in figure। अच्छा फिगर बना दूं फिर मैं। As shown in figure, horizontal force of 12 Newton is applied on 3 kg block. Find the net force on 2 kg block। Okay, 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? एक रखा हुआ है 3 kg का, उसके बगल में रखा हुआ है एक 2 kg का, उसके बगल में रखा हुआ है एक 1 kg का। 3 kg वाले पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स आपको बताना है 2 kg वाले पे। देखिए बनेगा क्या आप लोगों से? नहीं बनेगा तो फिर तो मैं हूं ही कराने के लिए। निकाल लिया? एक खुर्शीदा बोल रहे 6 न्यूटन, दिव्यांशी और असनैन बोल रहे हैं कि अरे वाह टाई हो गया मैच भाई। 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। अब बताओ सर कौन सही है? दोनों ही गलत है। 2 kg पे लगने वाला नेट फोर्स दोनों ने ही गलत निकाला। ऐसा कैसे हो सकता है? माय गॉड, ये तो बहुत गलत हो गया। ये मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। चलो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। आ जाइए देखते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। F इक्वल्स टू ma से। F लग रहा है 12 न्यूटन, मास है 3 + 2 + 1 एक्सेलरेशन।
ये आ गया 12 और ये 3 2 5 1 6 1 जा 2 जा A equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू. अब बात कर लेते हैं कि इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये ऐसा बना हुआ है तो देखिएगा थोड़ा सा. ये है 3 kg, ये है 2 kg. इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा फील के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं गलती करने की प्रोबेबिलिटी तो एकदम ऐसे. अब आपको पता है ये 3 kg इस पे जितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा ये उस पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा. इट मींस कि अगर हम बोले कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो हम सही बोल रहे हैं. सिमिलरली ये 2 kg इस पे जितना नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस पे लगेगा. ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे. तो इस पे लगने वाला फोर्स सिर्फ कितना होगा, F इक्वल्स टू ma. F इक्वल्स टू ma. m है इसका 2 kg. एक्सेलरेशन निकाला है आप लोगों ने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेट फोर्स ऑन F. नेट फोर्स ऑन F. ध्यान रहेगा. और आप चाहें तो इनका सबका अलग अलग कैलकुलेट करके n की वैल्यू भी दोनों पे रख के देख सकते हैं. ठीक है. अगर आपको ज्यादा मन हो कि अरे नहीं हम आपकी बात कैसे मान लें, तो क्या करो, इसके साथ n कैलकुलेट कर लो. कर पाओगे. वही n ये प्रोड्यूस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसके साथ n लगा लो, वही n वो प्रोड्यूस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और पुट करके देख लो, वो भी दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा. ठीक है. बट ध्यान देना भाई, ऐसी मिस्टेक दोबारा देखने को नहीं मिलनी चाहिए. ठीक है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी आपकी शीट में डले हुए हैं. अब इसके बाद हम बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग. अभी जो हमने पढ़ा था ना वो पुली उली वाली प्रॉब्लम, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है चीजें, तो क्या कैसी कहानी होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं. पुली वाले पे थोड़ा बाद में भी आएंगे. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बॉडी अटैच थ्रू पुली. सबसे पहला काम जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. क्या करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग. इनएक्सटेंसिबल का मतलब स्ट्रेच नहीं होंगी. और इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रेच नहीं होंगी, और वेटलेस नहीं है मतलब वेटलेस है. तो ध्यान देना, अलग अलग वैल्यूज भी नहीं बनाएंगी. ये चीज मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लिखवा दी थी जिससे जरा सा भी डाउट की गुंजाइश नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है यहां पे जिसका मास क्या है, m1. अब वो एक स्ट्रिंग से एक दूसरी बॉडी मास m2 से अटैच्ड है. ये यहाँ पे एक बॉडी है m2 मास की, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड. काय से अटैच्ड है, स्ट्रिंग से. तो ये इनके टी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, टाइड एंड से. याद कर लो, इसीलिए वो जो मैं 1 2 3 4 करके लिखा रहा होता हूं ना, वो अपने मजे के लिखा रहा होता हूं, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं. अब डायरेक्ट डिफरेंस में याद करो, मैंने क्या बोला था, जो भी टाइड एंड होगा उससे बाहर की तरफ टेंशन, जो भी टाइड एंड होगा उससे बाहर की तरफ टेंशन. तुम नहीं पूछोगे बार बार आपको कैसे पता चल जाता है टेंशन का डायरेक्शन कैसे होगा. अभी तो इजी फिगर बनाया है, कॉम्प्लिकेटेड के लिए भी सेम चीज ध्यान रखनी है. क्या ध्यान रखना है, संयोगिता. जो भी टाइड एंड है उससे अवे टेंशन जाएगा, है ना. अब चलो भैया, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में बॉडी पे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉडी एक्सेलरेट भी उसी डायरेक्शन में कर रही. अब हम बताते हैं इसकी कहानी. सबसे पहले हम m1 फॉर मास m1 के लिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं.
सबसे पहले किसके लिए डिस्कशन करते हैं, M1 के लिए करते हैं। तो यहां पे M1 पे T ये FBD बना देता हूं। हमें क्या निकालना है, F इक्वल्स टू MA। हमेशा ध्यान रखना है पूरी कहानी इनकी इसी पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड रहेगी। फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन का, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, T लिख दिया, इक्वल्स टू बॉडी का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब M1A। हाँ ना बोल दो यार, कर पाओगे ये कहानी। देन फॉर मास M2, फॉर मास M2, M2 को जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेते हैं, M2 पे T इधर तरफ लग रहा है नेगेटिव, F पॉजिटिव है, F पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये लो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसके सेंटर पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो F पॉजिटिव है, T निगेटिव है, माइनस T इक्वल्स टू MA, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, M2A। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां पे इसमें हम ये पुट कर सकते हैं, F इक्वल्स टू, ये T की वैल्यू हमें पता है कितनी है, माइनस ऑफ M1A हो जाएगा, क्यों, क्योंकि T निगेटिव है, इक्वल्स टू M2A। तो यहां से F इक्वल्स टू M2A प्लस M1A, M2 प्लस M1 इंटू A, या फिर इसको लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू A। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे खुर्शीदा, देवेंद्र, ध्यान रखेंगे इस बात को, हसनैन ध्यान रखेंगे भैया इस बात को, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हम टेंशन T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या हम टेंशन T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं T की वैल्यू। यहां पे F की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो F आपने निकाला उसको यहां पुट कर दीजिए, तो आपको टेंशन की वैल्यू भी मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, T की वैल्यू मिलेगी हमें M1F अपॉन M1 प्लस M2। ये दो इक्वेशन बना ले गए ना, ये वाली और ये वाली, उसके बाद तो बाकी सब खेल है। इक्वेशन कोई भी याद नहीं करना, क्योंकि भूल जाती, और भूल जाती हैं, और बेनिफिट ऑफ डाउट अगर तुम्हें मिल पाया तो ठीक है, और नहीं मिला तो झोल 4 नंबर गए। तो इसलिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये IMP तुम्हें इनको ध्यान रखना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी चीजें तो अपने से बना ही लोगे, और बाकी काम आपके न्यूमेरिकल कर देंगे, जब ज्यादा ज्यादा सॉल्व करोगे तो चीजें एकदम से सेट हो जाएंगी माइंड में। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। क्वेश्चन वांट्स टू से a block of mass M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass M as shown in figure. Okay, a horizontal force F is applied to one end of the rope. Find the acceleration of rope and block, the force that the rope exert on the block, third, tension in rope at its midpoint, midpoint पे टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दीजिए। देखिए क्वेश्चन बनेगा क्या, बनेगा क्या ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन।
नोट कर लिया? देखिए क्वेश्चन बनेगा क्या, देखिए क्वेश्चन बनेगा क्या, मैं साइड हूं, देखिए बनेगा क्या। आप एक चीज गौर करिएगा, इस बार जो रोप है उसका वेट हमें दिया हुआ है, तो जब हम पहली चीज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो इस F इक्वल्स टू में कैपिटल एम बॉडी का मास प्लस स्ट्रिंग का मास दोनों ऐड होगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी F अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सिर्फ बॉडी का वेट तब लेते हैं जब दिया रहता है कि मासलेस स्ट्रिंग, जब दिया रहता है कि मासलेस स्ट्रिंग है। यहां पे दिया हुआ है a block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass small m as shown in figure. The force that rope exert on a block. कर पा रहे हैं? नहीं कर पाए क्या अभी तक? मैं करूं? खुर्शिदा, संयोगिता नहीं बन रहा है? बोल सकते हैं। नहीं बन रहा, चलो मैं कर देता हूं। नेक्स्ट पूछ रहा है द फोर्स दैट रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। रोप ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसी को हम बोलेंगे टेंशन। कितना एक्सर्ट करेगी? m इंटू ए। एम क्या है? मास ऑफ ए ब्लॉक। एक्सेलरेशन जो ये इसको दे रही है, एक्सेलरेशन कितना दे रही है? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा कैपिटल एम इंटू एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन और ए फोर्स अप्लाइड बाय रोप ऑन ए ब्लॉक। समझ पाए? ओ भैया समझ पाए? ये रोप कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ब्लॉक पे? m इंटू ए करेगी, जहां पे m क्या है? इसका मास, और एक्सेलरेशन कितना है? ये निकाल रखा है हमने। दिस इज अवर आंसर। थर्ड वाला, टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? T1 टेंशन की वैल्यू। भाई हमें पता है ये होता है m प्लस स्मॉल m इंटू ए, पता है हमें। अब m तो m ही रहेगा, यहां पे ये जो m है मिड पॉइंट पे, ये m कितना हो जाएगा? क्योंकि L/2 आधी आधी हो जाएगी। भाई इसका मास अगर 4 kg है, मैं दो टुकड़े में तोड़ दूं, अगर यूनिफॉर्म इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये प्रोडक्ट यूनिफॉर्म है, तो कितना हो जाएगा? 2 kg 2 kg, यही हो जाएगा। अरे हाँ तो बोलो, इसका मास अगर 4 kg है और ये यूनिफॉर्म शेप है, इसको मैं 20 से तोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा? 2 kg 2 kg मिलेगा। खुर्शिदा मिलेगा 2 kg 2 kg, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? m/2, तो ये हो जाएगा 2m प्लस स्मॉल m/2, और एक्सेलरेशन हमें पता ही है कितना है? f अपॉन m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द वैल्यू।
ध्यान रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट में हम वर्टिकल मोशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल की क्लास में, और परसों अपना फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, और शायद इस हफ्ते हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए, है ना, क्योंकि इसके बाद सिर्फ हमारा जो फ्रिक्शन वाला टॉपिक है सिर्फ वही बचता है, बाकी और कोई सा टॉपिक हमारा नहीं रह जाता। क्लियर? ओके बच्चा, सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय बेटा।